10 साल की जी तोड़ मेहनत, हाथों में पड़े हुए वो कठोर छाले और समय से पहले चेहरे पर आई बुढ़ापे की झुर्रियां। हाँ, और एक ऐसा भारी कर्ज जिसने जवानी के सबसे खूबसूरत साल पूरी तरह से निगल लिए। बिल्कुल। और ये सब किस लिए? महज कांच के कुछ टुकड़ों के लिए? सच में ये कोई अजीब सी गणित नहीं है, बल्कि ये वो डरावनी सच्चाई है जहां समाज में अपनी हैसियत साबित करने की होड़। हाँ, हैसियत की होड़ इंसान के पूरे अस्तित्व की ही कीमत तय कर देती है। और यहीं पर वो खतरनाक मोड़ आता है जहां चीजों की कीमत उनके असली वजन से नहीं बल्कि हमारे दिमाग में बैठे भ्रम से तय होने लगती है। सही कहा आपने। ये एक ऐसा विचार है जो अंदर तक हिला देता है। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी मनोवैज्ञानिक भंवर में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और हम फ्रांसीसी लेखक गाई डी मोपासा की ऐतिहासिक और क्लासिक कहानी द नेकलेस का विश्लेषण करेंगे। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जो लोग इस साहित्य को जानते हैं उन्हें पता है कि ये सिर्फ एक खोए हुए हार की ट्रेजेडी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये कहानी मध्यवर्गीय महत्वाकांक्षा और विलासिता की अंधी चाहत का एक निर्मम अध्ययन है। और सामाजिक हैसियत का वो नाजुक भ्रम भी। आज हमारा मकसद यही है कि हम मटिल्डा लॉयसल के उस दिमाग को समझें जो खुद उसके लिए एक पिंजरा बन गया और अंततः उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर गया। मोपासा का ये काम दरअसल 19वीं सदी के पेरिस के समाज का एक सटीक मनोवैज्ञानिक एक्सरे है। हाँ बिल्कुल। तो मटिल्डा की पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं। मतलब हार खोने से पहले वो किस मानसिकता से गुजर रही थी? देखो, मटिल्डा की जो पीड़ा है ना वो शारीरिक नहीं है। हम अक्सर गरीबी को भूख या संसाधनों की कमी से जोड़ते हैं। हाँ, जो कि एक आम धारणा है। पर मटिल्डा का संघर्ष अलग है। वो एक शिक्षा विभाग के क्लर्क की पत्नी है। उसके पास घर है, एक नौकरानी है, मेज पर खाना भी है। लेकिन फिर भी वो लगातार दुखी रहती है। हाँ, क्योंकि उसकी समस्या सापेक्षिक वंचना है। मतलब दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी होना। इसे समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए दुखी नहीं है कि वो भूखी है, बल्कि वो इसलिए तड़पती है क्योंकि वो खुद को रेशमी लिबासों और नक्काशीदार चांदी के बर्तनों के बीच देखने की आदी हो चुकी है। भले ही वो सब सिर्फ उसके कल्पनाओं में ही क्यों ना हो। बिल्कुल। जब उसका पति खुशी खुशी रात के खाने में वो साधारण पॉट पाई देख के मुस्कुराता है तो मटिल्डा शाही दावतों के सपने बुन रही होती है। उसे अपने ही घर की दीवारों से, अपनी ही पुरानी कुर्सियों से नफरत होने लगती है। लेकिन यहाँ मैं एक कदम पीछे हटना चाहूंगा। क्या हम मटिल्डा को महज एक स्वार्थी और लालची महिला कहकर पूरी तरह खारिज कर सकते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब आज के आधुनिक दौर में भी हम यही सब तो देख रहे हैं। जब लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की लग्जरी लाइफस्टाइल देखते हैं तो अपनी अच्छी खासी सामान्य जिंदगी को कोसने लगते हैं। बिल्कुल सही उपमा दी आपने। तो क्या मटिल्डा उसी व्यवस्था की शिकार नहीं है जहां समाज ने सफलता का पैमाना सिर्फ बाहरी चमक को बना दिया है? मटिल्डा यकीनन एक ऐसी पितृसत्तात्मक और हैसियत प्रधान व्यवस्था की उपज है। 19वीं सदी में एक महिला के पास खुद को साबित करने के लिए अपना कोई करियर या आर्थिक आजादी तो होती नहीं थी। हाँ, ये तो है। उसकी हैसियत तो पूरी तरह उसके पति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर थी और उसकी अपनी बाहरी सुंदरता पर। समाज ने उसे यही सिखाया था कि बिना महंगी चीजों के उसका कोई मूल्य नहीं है। मतलब उसकी त्रासदी इस व्यवस्था में पैदा होने की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के भ्रम को अपना यथार्थ मान लेने की है। अपनी एक पुरानी और अमीर सहेली मैडम फॉरेस्टर से मिलने के बाद वो कई दिनों तक बस रोती रहती है। बाप रे, कई दिनों तक? हाँ, और ये रोना महज दुख नहीं, ये अपनी खुद की असली पहचान से गहरी नफरत का संकेत है। और अपनी पहचान से यही नफरत कहानी के उस मुख्य मोड़ पर एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती है। बिल्कुल, जब उन्हें को बड़ा निमंत्रण मिलता है। हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब मटिल्डा का पति शिक्षा मंत्री की उस भव्य पार्टी का निमंत्रण लाता है तो उसे लगता है कि उसकी पत्नी खुशी से उछल पड़ेगी। लेकिन प्रतिक्रिया तो एकदम उलट होती है। बिल्कुल। वो उस निमंत्रण पत्र को मेज पर फेंक देती है और चिढ़ जाती है क्योंकि इसके पास पहनने के लिए कोई महंगी ड्रेस नहीं है। और यहीं पर उसके पति मिस्टर लॉयसेल की भूमिका भी सामने आती है। हाँ, मैं उसी पर आने वाला था। हम अक्सर उसे एक बेचारा और सीधा इंसान के रूप में देखते हैं। वो अपने शौक की चीजें कुर्बान कर देता है ना? हाँ, वो अपने बचाए हुए 400 फ्रैंक उसे दे देता है। वही 400 फ्रैंक जो उसने एक बंदूक खरीदने और शिकार पर जाने के लिए रखे थे।
लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वो अनजाने में ही सही मटिल्डा के इस खतरनाक भ्रम को हवा नहीं दे रहा है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मतलब वो उसे सच्चाई का आईना भी तो दिखा सकता था, कह सकता था कि ये कुलीन समाज हमारी दुनिया नहीं है। ये एक बहुत ही अहम नजरिया है। मिस्टर लॉयसल पूरी तरह से निर्दोष नहीं है। वो भी एक तरह से इस पूरी ट्रेजेडी का मौन समर्थक है। वो कैसे? क्योंकि वो भी उस निमंत्रण से मिलने वाले सामाजिक रुतबे से भीतर ही भीतर प्रभावित है। हाँ, वो अपनी पत्नी को उस कुलीन समाज का हिस्सा बनते हुए देखना चाहता है। हाँ, भले ही वो महज एक रात के लिए ही क्यों ना हो। बिल्कुल। 400 फ्रैंक का वो बलिदान प्यार का प्रतीक तो है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो उसी दिखावे के दबाव के आगे घुटने टेकना भी है। यानी दोनों ही असल में अपनी वर्गीय सच्चाई से भाग रहे हैं। हाँ, लेकिन बात सिर्फ एक महंगी ड्रेस पर खत्म कहाँ होती है। ड्रेस आने के बाद भी मटिल्डा गहरे अवसाद में है। क्योंकि उसके पास पहनने के लिए गहने नहीं है। पति उसे ताजे प्राकृतिक फूल पहनने का सुझाव भी देता है, जो कि एक बहुत ही समझदारी भरा विकल्प था। लेकिन मटिल्डा इसे तुरंत ठुकरा देती है। वो कहती है कि अमीर औरतों के बीच गरीब दिखना सबसे बड़ा अपमान है। और फिर वो अपने उसी अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टर के पास जाती है और एक शानदार हीरे का हार उधार मांग लेती है। हीरों का वो हार, मेरे विचार से वो हार महज पत्थरों का एक टुकड़ा नहीं है। तो आपको क्या लगता है? मटिल्डा असल में एक रात के लिए एक उच्च वर्गीय पहचान उधार ले रही है। वो एक सोशल क्लास बोरो कर रही है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। वो हार उच्च वर्ग का एक जीता जागता प्रतीक है। वो उस भव्य दुनिया का टिकट है। हाँ, जब वो उस हार को गले में पहनती है तो वो केवल अपना श्रृंगार नहीं कर रही, बल्कि वो अपनी असली पहचान को पूरी तरह से ढक रही होती है। अपने क्लर्क पति और अपनी घिसी हुई कुर्सियों को छुपा रही होती है। यह इस बात का बहुत गहरा उदाहरण है कि इंसान अपनी आंतरिक कमियों को बाहरी चमक से भरने की कितनी बेताब कोशिश करता है। और विडंबना देखिए कि वो उधार की पहचान उस रात काम भी कर जाती है। बिल्कुल, पार्टी में वो सबसे खूबसूरत दिखती है। सफलता के खुमार में वो इस कदर डूब जाती है मानो नशे में हो। हर कोई उसके ओर आकर्षित है। वो अपनी कल्पनाओं के एकदम शिखर पर है। लेकिन मॉपासॉ बहुत ही यथार्थवादी लेखक है। वो इस झूठे शिखर को बस कुछ ही घंटों तक टिकने देते हैं। सुबह के 4 बजते हैं और सिंड्रेला जैसी वो जादुई रात टूटने लगती है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उभर कर सामने आता है। जब वे जाने लगते हैं तो मटिल्डा का पति उसे ठंड से बचाने के लिए एक साधारण सा शॉल उड़ा देता है। वही शॉल जो उनकी रोजमर्रा की मामूली जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, और वो शॉल मटिल्डा की उस महंगी ड्रेस और हीरो के हार के साथ एकदम बेमेल था। उस साधारण कपड़े का स्पर्श मटिल्डा की सबसे गहरी असुरक्षा को जगा देता है। क्योंकि वहीं आसपास दूसरी अमीर औरतें खड़ी थीं जो महंगे फर लपेटे हुए थे। बिल्कुल, मटिल्डा को ये खौफ सताने लगता है कि अगर उन औरतों ने उसे इस गरीब शौर में देख लिया तो उसका सारा पर्दाफाश हो जाएगा। और इसी डर से वो वहां से तेजी से भागती है। पेरिस की कड़कड़ाती ठंड में मुझे हमेशा लगता है कि अपना पर्दाफाश होने से बचने की ये जो भागदौड़ थी ना, हाँ, यही हार के खोने की असली वजह बनी। मतलब अगर वो अपनी सच्चाई से इतनी शर्मिंदा ना होती और शांति से गाड़ी का इंतजार करती तो शायद वो हार कभी गिरता ही नहीं। इस सवाल में ही पूरा जवाब छिपा है। हार किसी चोर ने नहीं चुराया। हार मटिल्डा की अपनी ही असुरक्षा और अपनी मिडिल क्लास सच्चाई को छिपाने की जल्दबाजी में खो गया। वो एक ऐसा निर्णायक पल था जहां उसका गढ़ा हुआ झूठ उसकी असलियत से सीधे टकरा गया। बाप रे, शॉल उसकी सच्चाई थी और हार उसका भ्रम। बिल्कुल। और उस भ्रम को समाज की नजरों से बचाने की बेताबी में उसने वो सब कुछ खो दिया जो उसे उच्च वर्ग से जोड़ रहा था। जब वे पैदल चलकर एक पुरानी बग्गी में बैठकर घर लौटते हैं और वो खुद को आईने में देखती है तो हार गायब है। और वो केवल एक वस्तु का खोना नहीं है, वो उसके झूठे अहम का भयानक रूप से टूटना है। और जब उन्हें एहसास होता है कि हार हमेशा के लिए खो चुका है तो पुलिस, विज्ञापन, कैब ऑफिस हर जगह ढूंढने की कोशिश नाकाम होती है। हाँ, और समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए वे अपनी सहेली से एक और झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि हार का हुक टूट गया है ताकि नया हार ढूंढने का समय मिल सके। अगर वे उसी पल सच बोल देते तो शायद जिंदगी बच जाती। लेकिन वे पहले रॉयल की एक दुकान से बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला हार ढूंढ निकालते हैं जिसकी कीमत 36,000 फ्रैंक थी। मूल कीमत तो शायद 40,000 थी, पर उन्हें 36 में मिलता है। 36,000 फ्रैंक, ये रकम एक क्लर्क के लिए किसी खदान से कम नहीं थी। पति के पास पिता से मिले 18,000 फ्रैंक थे,
बाकी सारा पैसा वो सूदखोरों और कर्जदाताओं से भारी ब्याज पर लेता है। और यहीं से उनके जीवन का वो भयानक 10 साल का कठोर संघर्ष शुरू होता है। बिल्कुल नर्क जैसी जिंदगी। वे अपना घर छोड़कर एक अटारी में रहने लगते हैं। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हिस्सा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत गहरा है। मटिल्डा, जो अब तक केवल अपने दिमाग की काल्पनिक गरीबी से परेशान थी, अब उसने असली और भयानक गरीबी देखी है। बिल्कुल, ये विडंबना ही तो है कि झूठे दिखावे ने उसे उस हकीकत में धकेल दिया जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। जो महिला रेशम और नक्काशीदार बर्तनों के सपने देखती थी, वो अब अपने हाथों से बर्तन धो रही है, कपड़े रगड़ रही है। हाँ, वो पानी भरती है और पाई के लिए दुकानदारों से झगड़ती है। और उसका पति शाम को व्यापारियों का हिसाब मिलाता है और रात में प्रति पेज सिर्फ 5 सू की दर से कॉपी करने का काम करता है। इसका शारीरिक और भावनात्मक पतन बहुत भयानक था। 10 साल बाद मटिल्डा एक कठोर, खुरदरी और बूढ़ी दिखने वाली महिला बन चुकी है। उसके बाल उलझे रहते हैं, हाथ लाल हो गए हैं और आवाज सख्त हो गई है। उसने एक भ्रम को सच साबित करने के लिए अपनी पूरी वास्तविकता को ही दांव पर लगा दिया था। लेकिन 10 साल बाद वो दिन आता है जब सारा कर्ज चुका दिया जाता है, एक एक पैसा। हाँ, भारी ब्याज के साथ। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसे साहित्य के इतिहास का सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट कहा जा सकता है। बिल्कुल, रविवार का वो दिन। हाँ, शैम्स एलिसीज में टहलते हुए मटिल्डा अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टर से मिलती है, जो अभी भी युवा और सुंदर दिखती हैं। और मटिल्डा, जो अब कर्ज मुक्त हो चुकी है, उसमें एक अजीब सा गर्व है। वो अपनी सहेली को पूरी सच्चाई बता देती है। वो बड़े गर्व से बताती है कि कैसे पिछले 10 साल उसी के हार का कर्ज चुकाने में बर्बाद हो गए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब मैडम फॉरेस्टर भावुक होकर मटिल्डा के दोनों कठोर हाथ पकड़ लेती है, वो पल बहुत भारी है। और वो बताती है कि उसका वो मूल हार तो नकली था, जिसकी कीमत मुश्किल से 500 फ्रैंक थी। सोचिए, उस पल मटिल्डा के दिमाग में कैसा भयानक विस्फोट हुआ होगा। 36,000 फ्रैंक और 10 साल का कठोर नर्क सिर्फ एक 500 फ्रैंक के नकली हार के लिए, ये किसी भी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देने के लिए काफी है। ये केवल कहानी का एक झटका नहीं है, बल्कि इस ट्विस्ट का साहित्यिक महत्व बहुत गहरा है। वो कैसे? वो नकली हार दरअसल उस उच्च वर्ग और सामाजिक हैसियत का प्रतीक था जिसके पीछे मटिल्डा भाग रही थी। हाँ, बाहर से चमकदार लेकिन असलियत में एकदम खोखला और मूल्यहीन। बिल्कुल, मटिल्डा ने जिस दुनिया को अपना आदर्श माना था, वो खुद एक बहुत बड़े झूठ पर टिकी थी, और उस मूल्यहीन चीज के लिए उसने अपनी असली जिंदगी के 10 अनमोल साल स्वाहा कर दिए। क्या बात है। पूरी चर्चा को समेटते हुए देखें तो मटिल्डा के दिखावे से लेकर उस दर्दनाक खुलासे तक का सफर दिखाता है कि कैसे एक झूठी शान ने 2 जिंदगियों को पूरी तरह तबाह कर दिया। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम भी अक्सर समाज में अपनी छवि बनाए रखने के लिए कितनी भारी कीमत चुकाते हैं। दिखावे का बोझ हमेशा इंसान को सच बोलने से रोकता है। बिल्कुल, अपनी वास्तविकता से भागना एक ऐसी अंधी खाई में कूदने जैसा है जहां अंततः आपको अपने जीवन के सबसे अनमोल क्षण ही गंवाने पड़ते हैं। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद आपको बेचैन कर दे। वो क्या है? जरा एक पल के लिए सोचिए। मान लीजिए कि वो मूल हार सचमुच असली होता। मान लीजिए कि उसकी कीमत वाकई पूरे 36,000 फ्रैंक ही होती। तो क्या तब मटिल्डा और उसके पति के उन 10 सालों के नर्क, उस अटारी की घुटन और उनकी बर्बाद हुई जवानी को सही ठहराया जा सकता था? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या असली त्रासदी उन नकली हीरो में है या उन असली जिंदगियों में है जिन्हें महज एक भ्रम को सच साबित करने के लिए कुर्बान कर दिया गया? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।